हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 10 सब्जेक्ट हिस्ट्री चैप्टर 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का पार्ट 10 करेंगे। अब तक हम लोगों ने इस चैप्टर के 9 पार्ट्स किए हैं। 9 पार्ट्स तक का लिंक मेरे आज के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया हुआ है, आप चाहें तो उसको जाकर देख सकते हैं। आइए हम लोग आज इस चैप्टर का पार्ट 10 करें। पार्ट 10 का फर्स्ट टॉपिक है द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। ये पूरा पार्ट हम लोग जर्मनी के यूनिफिकेशन के बारे में देखेंगे और ये पार्ट हम लोग इटली के यूनिफिकेशन के बारे में देखेंगे। पॉइंट नंबर 4.1 जर्मनी कैन द आर्मी बी द आर्किटेक्ट ऑफ अ नेशन। इस पॉइंट में हम लोग देखेंगे कि क्या जर्मनी की सेना ने ही जर्मनी को बनाया है एक देश के रूप में। After 1848, nationalism in Europe moved away from its association with democracy and revolution. 1848 के बाद जो राष्ट्रवाद था, नेशनलिज्म, वो डेमोक्रेसी और रेवोल्यूशन से बिल्कुल अलग होने लगा। Nationalist sentiments were often mobilized by conservatives for promoting state power and achieving political dominance over Europe. जो भी नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स था, अब वो धीरे धीरे कंजर्वेटिव्स के फेवर में आना शुरू हुआ और कंजर्वेटिव्स के तरीके से ही धीरे धीरे नेशनल सेंटिमेंट्स आगे बढ़ने लगा। नेशनलिस्ट फीलिंग्स वेयर वाइड स्प्रेड among middle class Germans who in 1848 tried to unite the different regions of the German Confederation into a nation state governed by an elected parliament। हम लोग इस 1848 में, इसके पीछे के वीडियो में देख चुके थे कि 1848 में मिडिल क्लास जो था वो काफ़ी हद तक कोशिश किया, जिसमें बिजनेस क्लास थे, मर्चेंट्स से ट्रेडर्स थे, ये सब लोग थे। उन्होंने काफ़ी प्रयास किया और इस तरीके से एक नेशन स्टेट पार्लियामेंट के थ्रू गवर्न करने वाला सिस्टम को बनाने का कोशिश किया। It was repressed by the combined forces of the monarchy and the military supported by the large landowners called Junkers of Prussia। तो 1848 में मिडिल क्लास जर्मन्स ने जो कुछ भी रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ लाया और उससे जर्मनी के यूनिफिकेशन का कोशिश स्टार्ट किया, एक जर्मन कन्फेडरेशन पार्लियामेंट्री सिस्टम बनाने का कोशिश किया। तो उस सारे कोशिश को, उन सारे आइडियाज़ को प्रशिया के लार्ज लैंड ओनर्स, जिसको जंकर्स बोलते थे, उन्होंने मोनार्की और मिलिट्री के सपोर्ट से रिप्रेस कर दिया। Prussia took on the leadership of the movement for national unification. Its chief minister Otto von Bismarck was the architect of this process, carried out with the help of the Prussian army and bureaucracy। अब ये पूरा का पूरा लीडरशिप प्रशिया के चीफ मिनिस्टर ऑटो वॉन बिस्मार्क ने संभाल लिया। अब वो जर्मनी के यूनिफिकेशन के लिए काम करना स्टार्ट कर दिए विद द हेल्प ऑफ, और उनके हेल्प के लिए प्रशिया की आर्मी और प्रशिया की ब्यूरोक्रेसी भी साथ में थी। आर्मी यानी सेना, ब्यूरोक्रेसी मीन्स अफसरशाही। 3 wars over 7 years with Austria, Denmark and France ended in Prussian victory and completed the process of unification। एक के बाद एक 3 वॉर प्रशिया ने लड़े और जीते। ये 3 वॉर किसके साथ लड़े? ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के साथ। ऑटो वॉन बिस्मार्क जो थे, इनके लीडरशिप में ये 3 वॉर लड़ा गया और प्रशिया इन तीनों को हराया, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फ्रांस को, और इस तरीके से जर्मनी का यूनिफिकेशन कंप्लीट हुआ। इन जनवरी 1871 द प्रशियन किंग विलियम I वाज प्रोक्लेम्ड जर्मन एम्परर इन अ सेरेमनी हेल्ड एट वर्साई। जनवरी 1871 को प्रशियन किंग विलियम I को जर्मनी का एम्परर घोषित किया गया। वर्साई में ये सेरेमनी किया गया। On 18 January 1871, an assembly comprising the princes of the German states, representatives of the army, ministers including Bismarck, gathered in the Hall of Mirrors in the Palace of Versailles to proclaim the new German Empire headed by Kaiser William I of Prussia। और इस तरीके से 18 जनवरी 1871 को ये इम्पॉर्टेंट डेट है जिस दिन ये जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ। इस जर्मनी के यूनिफिकेशन में सबसे बड़ा रोल ऑटो वॉन बिस्मार्क का है, जो कि चीफ मिनिस्टर प्रशिया थे। ये पूरा का पूरा असेंबली जो है हॉल ऑफ मिरर में हुआ, शीश महल, ये वर्साई में हुआ, ठीक है। और इसमें काइजर विलियम I को, जो कि प्रशिया के किंग थे, उन्हीं को जर्मनी का किंग भी बनाया गया।
The nation building process in Germany demonstrated the dominance of Prussian state power. और इस तरीके से नेशन बिल्डिंग का जो कॉन्सेप्ट हुआ जर्मनी का, उसमें प्रशिया का डोमिनेंस दिखता है. The new state placed a strong emphasis on modernizing the currency, banking and legal and judicial systems in Germany. जो नया जर्मन स्टेट बना, इसने करेंसी को, बैंकिंग को, लीगल और जुडिशियल सिस्टम को मॉडर्नाइज करना स्टार्ट कर दिया. Prussian measures and practices often became a model for the rest of Germany. और इस तरीके से जर्मनी का ये मॉडल रेस्ट ऑफ यूरोप के लिए या बाकी जगहों के लिए भी एक मॉडल के रूप में देखा गया. और इस तरीके से जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ, जिसमें मेन रोल था ऑटो वॉन बिस्मार्क, जो कि प्रशिया के चीफ मिनिस्टर थे. नेक्स्ट हेडिंग, पॉइंट नंबर 4.2, इटली यूनिफाइड. Italians were scattered over several dynastic states as well as the multinational Habsburg Empire. अब हम लोग इस पार्ट में इटली के यूनिफिकेशन को देखेंगे. और इटली के यूनिफिकेशन में एक चीज़ यहाँ दिख रहा है कि इटालियंस वेयर स्कैटर्ड. जितने भी इटालियंस थे ये स्कैटर्ड थे, यानी बिखरे हुए थे कई क्षेत्रों में, और सभी जगहों पर अलग अलग डायनेस्टिक स्टेट्स काम कर रहे थे, यानी अलग अलग शासक का शासन था. और ये डिफरेंट हैब्सबर्ग एम्पायर में बटा हुआ था. ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ 19th सेंचुरी इटली वाज डिवाइडेड इनटू 7 स्टेट्स. स्टार्टिंग में इटली 7 स्टेट्स में डिवाइडेड था, विच ओनली वन, सार्डिनिया पिडमोंट, वाज रूल्ड बाय एन इटालियन प्रिंसली हाउस. और इस 7 में से सिर्फ ओनली वन, एक में, जो कि सार्डिनिया पिडमोंट था, यहाँ पर इटालियन प्रिंसली हाउस शासन कर रहा था. यही ओरिजिनल था इटली का. द नॉर्थ वाज अंडर ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग. नॉर्थ जो था वो ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग के कंट्रोल में था. द सेंटर वाज रूल्ड बाय द पोप. सेंटर इटली में पोप रूल कर रहे थे. साउदर्न रीजन्स वेर अंडर द डोमिनेंस ऑफ द बॉर्बन किंग ऑफ स्पेन. ये स्पेन के बॉर्बन किंग्स कंट्रोल कर रहे थे. इस तरीके से इटली के डिफरेंट पार्ट्स जो थे वो अलग अलग हैब्सबर्ग एम्पायर, नॉर्थ हैब्सबर्ग के कंट्रोल में था, सेंटर पोप के कंट्रोल में था, साउदर्न पार्ट स्पेन के बॉर्बन किंग्स के कंट्रोल में था. इवन द इटालियन लैंग्वेज हैड नॉट एक्वायर्ड वन कॉमन फॉर्म एंड स्टिल हैड मेनी रीजनल एंड लोकल वेरिएशंस. पूरे इटली में अभी भी इटालियन लैंग्वेज सभी लोग नहीं बोलते थे, और उसके बहुत सारे रीजनल डायलेक्ट्स थे, यानी देसी भाषाएं थी, और उनको लोग इस्तेमाल कर रहे थे. ड्यूरिंग द 1830s ग्यूसेप मैज़नी sought to put together a coherent program for a unitary Italian Republic. 1830s के टाइम में ग्यूसेप मैज़नी ने इटली के रिपब्लिक के लिए, इटली को यूनिफाई करने के लिए एक प्रोग्राम बनाया. He had also formed a secret society called Young Italy. ग्यूसेप मैज़नी ने एक सीक्रेट सोसाइटी बनाया, उसका नाम था यंग इटली, फॉर द डिसेमिनेशन ऑफ हिज गोल्स. अपने गोल्स को अचीव करने के लिए. गोल्स इनका क्या था? इटली का यूनिफिकेशन. द फेल्योर ऑफ रेवोल्यूशनरी अपराइजिंग बोथ इन 1831 and 1848 meant that the mantle now fell on Sardinia Piedmont under its ruler King Victor Emmanuel II to unify the Italian states. 1831 और 1848 में मेजर आउटब्रेक हुआ और उसमें रेवोल्यूशंस हुए, और इस तरीके से किंग विक्टर इमानुएल II को इस यूनिफाई इटली का किंग घोषित किया गया. चीफ मिनिस्टर कैवोर who led the movement to unify the regions of Italy was neither a revolutionary nor a Democrat. अभी इस इटली में, जैसे कि हम लोगों ने अभी जर्मनी में देखा, वहाँ प्रशिया के चीफ मिनिस्टर ऑटो वॉन बिस्मार्क ने कंट्रोल किया, वैसे ही यहाँ पर चीफ मिनिस्टर कैवोर ने इस मूवमेंट को लीड किया. और इस तरीके से इनके बारे में बताया गया कि ये ना तो क्रांतिकारी थे, ना ही ये डेमोक्रेट्स थे. Through a tactful diplomatic alliance with France, engineered by Cavour, Sardinia Piedmont succeeded in defeating the Austrian forces in 1859.
इस तरीके से आगे बताया गया कि कैवोर के चालाकी की वजह से सार्डिनिया पिडमोंट ने 1859 में ऑस्ट्रियन फोर्सेस को हरा दिया। तो ऑस्ट्रियन फोर्सेस के हारने से क्या हुआ कि अब नॉर्थ इटली का कंट्रोल सार्डिनिया पिडमोंट के पास आ गया। A large number of armed volunteers under the leadership of Giuseppe Garibaldi joined the fray। आगे जाकर ग्यूसेप गैरिबाल्डी भी एक नाम आ रहा है। इनके साथ बहुत सारे पीजेंट्स और गरीब लोगों ने सहयोग किया। In 1860 they marched to South Italy to drive out the Spanish ruler। 1860 में ग्यूसेप गैरिबाल्डी के साथ बहुत सारे वहाँ के लोकल लोग आ गए और इन्होंने साउथ में जाकर स्पेनिश रूलर्स को हम लोग अभी देखे थे कि ये बॉर्बन किंग्स स्पेन के थे जिनका कंट्रोल साउदर्न पार्ट में था। इनको उन्होंने हरा दिया। किसने हरा दिया? ग्यूसेप गैरिबाल्डी ने। किसको हरा दिया? स्पेनिश रूलर्स को हराया जो कि इटली के साउथ को कंट्रोल कर रहे थे। इन 1861 विक्टर इमानुएल II वॉज प्रोक्लेम्ड किंग ऑफ यूनाइटेड इटली। 1861 को विक्टर इमानुएल II को इस यूनिफाइड इटली का किंग घोषित कर दिया गया। द पीजेंट मासेज हु हैड सपोर्टेड गैरिबाल्डी इन साउदर्न इटली हैड नेवर हियर्ड ऑफ इटालिया एंड बिलीव्ड दैट ला तालिया वॉज विक्टर इमानुएल्स वाइफ। इस लाइन्स में ये बताया गया कि जो पीजेंट्स थे जिन्होंने साउदर्न पार्ट में ग्यूसेप गैरिबाल्डी का साथ दिया और उसके वजह से जो साउदर्न इटली का पार्ट था जिसको स्पेनिश बॉर्बन किंग से आज़ाद कराया गया, वहाँ पर बोला गया कि वहाँ के लोग काफ़ी गरीबी झेलते थे, उतने पढ़े लिखे भी नहीं थे, इलिटरेट भी थे और ये लोग कभी भी इटली वर्ड नहीं सुने थे। इटली उन्होंने बस ये जानते थे कि ला तालिया विक्टर इमानुएल्स की वाइफ का नाम है और इस तरीके से ये वर्ड यूज होना स्टार्ट हो गया। और इस तरह से हम लोगों ने देखा कि जर्मनी के यूनिफिकेशन में चीफ मिनिस्टर ऑटो वॉन बिस्मार्क का रोल काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये 3 वॉर किए 7 ईयर्स के अंदर। ये 3 वॉर ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से हुआ और उसके बाद 18 जनवरी 1871 को जर्मनी का यूनिफिकेशन हो गया और काइजर विलियम I को जर्मनी का, जो कि प्रशिया के किंग थे, जर्मनी का भी किंग घोषित किया गया। इटली के यूनिफिकेशन में हम लोग देख रहे हैं कि 1860 में ये सब चीज़ें हुई। 1861 को विक्टर इमानुएल II को इटली का राजा घोषित कर दिया गया और इसमें 3 नाम इम्पॉर्टेंट हैं। एक नाम हो गया ग्यूसेप मैजनी जिन्होंने सीक्रेट सोसाइटीज़ यंग इटली बनाया। दूसरा नाम हो गया चीफ मिनिस्टर कैवोर और तीसरा नाम हो गया ग्यूसेप गैरिबाल्डी। तो ये 3 इम्पॉर्टेंट नाम भी इस इटली के यूनिफिकेशन में है और साथ में 4th नेम जो कि इस इटली के किंग बने विक्टर इमानुएल II। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को इस चैनल के बारे में बताइएगा। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।